नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदू अलबेला। मैं हरियाणा राज्य के छोटे से शहर पंचकुला में रहता हूं और आज की कहानी है तुम यहाँ कैसे आ गए। और आपको ये कहानी ले जाएगी उस दौर में, चाहे वो स्कूल वाले दोस्त हों या कॉलेज वाले दोस्त हों। वो होते ही इतने अजीज हैं कि इनसे कभी भी मिलो तो लगता है कि फिर से वही मस्ती वाले दिन वापिस आ गए। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। तमाम उम्र साथ चलने का वादा करके जब लोग बीच सफर में बिना एक दूसरे से अलविदा कहे अलग हो जाते हैं, वो दूर होकर भी जुदा कहाँ हो पाते हैं। उनकी बातें, यादें सब सांस की तरह आती जाती रहती हैं। यही तो खामी होती है इन दिल वाले रिश्तों की कि चाह कर भी हम इनको भूल नहीं पाते। गाहे बगाहे वो झांकने ही लगते हैं मन वाली खिड़की से। आज भी सालों बाद अर्पित की फ्लाइट जैसे ही मुंबई लैंड हुई, उसे यहाँ की हवा में निद्रा की महक महसूस हुई। एक पल के लिए उसे लगा कि वो यहीं कहीं आसपास है, बिल्कुल कॉलेज वाले दिनों की तरह, कि वो बाहर निकलेगा और सामने सफेद स्कर्ट पहने, एक नीला स्कार्फ पहने अपनी स्कूटी पर बैठी उसका इंतजार कर रही होगी, जो उसे देखते ही भागकर उसकी तरफ आएगी और अपनी नर्म बाहों में यूं भर लेगी कि मानो आसपास कोई है ही नहीं। बस उस पल में वहां सिर्फ वो है और उसका महबूब। लेकिन अर्पित जानता था कि इस बात को बीते जमाने गुजर चुके हैं। उसकी खुशबू को महसूस करना उसके मन का वहम भर है। वो भला क्या कर रही होगी एयरपोर्ट में, क्यों आई होगी यहाँ? वो तो शायद इस शहर में भी नहीं होगी। फिर भी उसकी नजरें न जाने क्यों हर कैब, हर टैक्सी, बीएसटी की गुजरती लाल बसों की खिड़कियों से झांकते हर चेहरे में उसी एक चेहरे को तलाश रही थी। मन में एक उम्मीद सी थी कि शायद एलुमनाई मीट को अटेंड करने के लिए नित्रा भी इस वक्त इसी शहर में हो और इत्तेफाक से कहीं दिख जाए। आंखों में खालीपन लिए अर्पित अपने होटल के कमरे में आया ही था कि उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। और वही आ गया क्या? 5-10 मिनट में नीचे आ जा मेरे रूम में। उसके जिगरी दोस्त सूरज का फोन था, जो इस एलुमनाई मीट का कोऑर्डिनेटर भी था। फ्रेश होकर वो सीधे उसके कमरे में पहुंच गया। उसको देखते ही सूरज ने उसको कस कर गले से लगा लिया। सालों बाद अर्पित ने दोस्ती की इस गर्माहट को महसूस किया था। ये कॉलेज वाले दोस्त होते ही इतने अजीज हैं। उनसे कभी भी मिलो तो लगता है कि फिर से वही मस्ती वाले दिन वापस आ गए। दोनों घंटों बैठे कॉलेज में की गई अपनी शरारतों और बेवकूफियों पर हंसते रहे। क्या बेफिक्री के दिन थे यार। कॉलेज के बाद तो वैसी इंडिपेंडेंस महसूस ही नहीं हुई कभी। तब कुछ भी नहीं था, फिर भी सब कुछ था। नहीं, अब सब है, लेकिन वो खुशियां नहीं है यार। कॉफी का आखिरी घूंट पीते हुए सूरज बोला, लाइफ है भाई। आगे बोलते बोलते अर्पित रुक गया। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने पूछा, नित्रा भी कल आ रही है क्या? कोई खबर? अभी तो पता नहीं, शायद आएगी। सूरज के इस जवाब ने उसके मन को एक हल्की सी उम्मीद की डोर थमा दी थी। वो अपने कमरे में लौटकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर आंखों में नींद के बजाय कई अनसुलझे सवाल उतरने लगे। उनका जवाब शायद कल एलुमनाई मीट में मिलने वाला था। जब रात किसी की यादों में गुजरती है तो सुबहें धुली धुली सी लगती हैं। फिर जब शहर महबूब का हो तो हवाएं भी नमक लिए चलती हैं। आज अलार्म के बजने के पहले ही अर्पित की नींद खुल गई थी। कॉफी का मग थामे होटल की बालकनी से उसे समंदर बेहद खामोश नजर आ रहा था, लेकिन उस खामोशी में वो महसूस कर पा रहा था लहरों के उठने और किनारों से टकराकर वापस लौटने की हलचल को। या ये हलचल शायद समंदर की नहीं, उसके मन की थी। उसे नित्रा के साथ बिताए अपने कई कई इतवार याद आने लगे। कॉलेज और नौकरी लगने के बाद भी दोनों अपना हर वीकेंड इसी समंदर के किनारे बिताया करते थे। नित्रा समंदर को अपना महबूब कहती थी। किनारे पर बैठी वो भीड़ के छटने का इंतजार करती रहती। जैसे ही किनारे खाली होने लगते, वो भागकर उसकी लहरों से लिपट जाती। फिर लहरों के साथ किनारे पर लौटती और अर्पित का हाथ पकड़कर समंदर की तरफ खींचने लगती थी। अरे रुको ना एक मिनट, पैंट तो मोड़ने दो यार, गीली हो जाएगी। मगर वो कहाँ सुनने को तैयार होती। बेपरवाह सी वो उसे लगभग घसीटते हुए किनारों से पानी में खींच ही लाती और फिर देर तक दोनों एक दूसरे के पीछे भागते रहते। समंदर के साथ कई कई चांद रातें भी उनकी इस मासूम मोहब्बत के गवाह बने थे। उन्हीं रातों में आसमान वाले नीले शामियाने के नीचे बैठी नित्रा जागती आंखों के सपने बुना करती।
वो सपने कभी डोली बारात के होते तो कभी शादी के सुनहरे रंग के जोड़े के। किसी रात को वो घर के लिए पर्दे चुनती तो किसी रात होने वाले बच्चों के नाम पर फैसला होता। अर्पित उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए उसका माथा चूम लेता। देर रात जब वो उसे हॉस्टल के गेट पर छोड़ने आता तो उसकी आंखों पर अपना एक सपना रखकर लौटा आया करता था। भाई चलना नहीं है? सूरज की आवाज सुनकर वो चौंक गया। बालकनी से झांक कर देखा तो वो नीचे खड़ा हाथ हिलाता नजर आया। बस आया, तू निकल, मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर में, बोलकर वो अंदर आया और जल्दी से फ्रेश होकर घाणेकर हॉल के लिए निकल गया जहां एलुमनाई मीट होनी थी। रास्ते में ड्राइवर ने पूछा, सीलिंग से ले लूं क्या? खिड़की के कांच को सरकाते हुए अर्पित ने हाँ में सर हिला दिया। समंदर के ऊपर बने विशाल पुल से गुजरते हुए समंदर वाली हवा अब उसके चेहरे को छू रही थी। ये छुअन कुछ कुछ उसकी महबूबा की छुअन जैसी ही तो थी। आधे घंटे बाद वो पहुंच गया था। वहां घाणेकर हॉल में उसे कुछ जाने पहचाने और कई अनजाने चेहरे दिख रहे थे, लेकिन उस भीड़ में उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ नित्रा को तलाश रही थी। तभी पीछे से कंधे पर हौले से चपत लगाते हुए किसी ने पूछा था, किसे ढूंढ रहे जनाब? जब किसी के जाने के बाद नहीं रुकती तो इंसान जीने के लिए मन में कई भ्रम पाल लेता है, कभी गलतफहमियों की शक्ल में तो कभी खुशफहमियों की शक्ल में वो इन्हीं के सहारे आगे बढ़ता जाता है। आज भी जब पीछे से उसके कंधे पर किसी ने थपकी दी तो एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं ये नित्रा तो नहीं। वो जल्दी से पलटा तो सामने जिज्ञासा खड़ी थी, उसकी और नित्रा की कॉमन फ्रेंड। कितनी बदल गई थी, न आंखों पर सादा फ्रेम का चश्मा, न गुथी हुई चोटी, वो एकदम अलग लग रही थी। अर्पित ने उसकी कलाई पकड़कर उसे पास बिठा लिया। यार तुझे तो पहचानना मुश्किल लग रहा था, ये मैनेजर वाली नौकरी सूट कर रही है लगता है। मेरी छोड़ो, खुद को देखो, एकदम अंग्रेज बन के लौटे हो। सूट एंड टाई, डोले शोले, नॉट बैड। हाँ? जिज्ञासा ने जोर का ठहाका मारा। उसकी हंसी अब भी नहीं बदली थी। सारे दोस्त 12-13 साल बाद मिल रहे थे। बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। सूरज भी इनमें शामिल था। कॉलेज में इन चारों की दोस्ती के चर्चे थे। बस आज 4 में से सिर्फ 3 वहां मौजूद थे। एक नहीं थी, पर वो जाने कहाँ थी। पार्टी शुरू हुए काफी वक्त बीत चुका था। खाने पीने का दौर भी खत्म हो गया था। अब हॉल की लाइट्स मध्यम कर दी गई थीं। हल्के म्यूजिक पर सब धीरे धीरे थिरक रहे थे। अर्पित के चेहरे पर एक बार फिर से उदासी लौट आई। जिज्ञासा जब कोल्ड कॉफी लेकर लौटी तो अर्पित उसे अपनी कुर्सी पर दिखा नहीं। वो उसे ढूंढती हुई बाहर निकल आई। यहाँ अकेले आके क्यों बैठ गए? चलो ना, अंदर सब डांस कर रहे हैं, सूरज भी ढूंढ रहा है। कॉफी का मग उसे पकड़ाते हुए बोली। स्विमिंग पूल के आखिरी छोर पर पानी में पैर लटकाकर बैठा अर्पित खाली आसमान में अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहा था। हॉल में बज रहे म्यूजिक की आवाज कभी कभी बाहर आ जा रही थी। दोनों देर तक चुपचाप बैठे रहे। तुम अब भी नित्रा से उतना ही प्यार करते हो ना? जिज्ञासा ने धीरे से पूछा। जवाब में सिर्फ अर्पित की गहरी सांस उभरी और खो गई। उसकी आंखों की कोर पर नमी उतरने लगी थी। यार जब इतना प्यार करते थे तो रोक लेना था ना उसको। वो भी तो टूट गई थी उस रिपोर्ट आने के बाद। उसे कितनी जरूरत थी तुम्हारी। जिज्ञासा ने पानी में हाथ डालकर अपने चेहरे पर बूंदें छींट ली। कौन सी रिपोर्ट? अर्पित की आवाज एकदम तेज हो गई। क्या क्या कह रही हो जिज्ञासा? अर्पित का चेहरा देखकर जिज्ञासा कांप गई। वो जान गई कि अर्पित नहीं जानता कि नित्रा क्यों उससे दूर गई। अर्पित वो नित्रा कभी मां नहीं बन सकती थी, कभी नहीं। जिज्ञासा के शब्द हलक में अटक रहे थे। व्हाट? अर्पित को लगा अचानक किसी ने उसके सर के ऊपर का आसमान छीन लिया हो और साथ ही साथ खड़े होने की जमीन भी। एक वक्त के बाद यादें धुंधली होने लग जाती हैं। रात चांद को छोड़ एक स्याह रंग ओढ़ लेती है। वैसे नीम अंधेरी रातों में हम महसूस करते हैं गुजरे पलों की आहट को अपने भीगे मन पर। अर्पित के लिए ये रात कुछ वैसी ही रात थी जो उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच से होते हुए धीरे धीरे सरक रही थी। आज लगभग 15 साल बाद उसे एक सवाल का जवाब मिला, लेकिन वो जवाब तो अब फांस बनकर उसके मन में चुभ रहा था। एलुमनाई नाइट से लौटते हुए उसके दिमाग में सिर्फ जिज्ञासा की बातें घूम रही थी। नित्रा मां नहीं बन सकती थी, इसलिए उससे दूर चली गई थी।
अर्पित को अपने भीतर कसमसाहट महसूस हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था। दोनों ने मोहब्बत की थी, एक साथ आने वाले दिनों के ख्वाब देखे थे। फिर ये अलग होने का फैसला उसने खुद कैसे ले लिया, अकेले? उसका मन भीतर से भीगने लगा। अर्पित याद करता रहा कि कैसे नित्रा ने अचानक ही दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। संडे को भी नहीं मिलने आती थी। एक वीकेंड वो ऑफिस से लौटकर समंदर के किनारे उसके आने का इंतजार करता रहा। वो पूरे चांद की रात थी और वो हर चांद रात को मिलते थे, बिना भूले। पर उस रात वो नहीं आई। तब अर्पित उसके हॉस्टल चला गया था। कितनी मुश्किलों से वो नीचे आई थी और उसके सवालों के जवाब में सिर्फ इतना कहा था, मुझे अब कुछ फील नहीं होता तुम्हारे लिए, मैं नहीं महसूस कर पाती तुम्हारे प्यार को। उसने कोई कारण नहीं बताया था, बस कुछ अनमने से शब्द, कुछ अधूरे वाक्य, कुछ अटपटे से बहाने। काश कि कह देती सब कुछ। सुबह अर्पित की नींद जिज्ञासा के फोन कॉल से खुली। यार वो कहीं नहीं है सोशल मीडिया पे। हाँ, उसके भैया भाभी का पता चला है, वो लोग नासिक में रहते हैं। हो सकता है नित्रा भी उन्हीं के साथ रह रही हो। अर्पित के लिए इतना ही काफी था, वो खोज लेगा उसको, कैसे भी, कहीं से भी। वो तुरंत तैयार होकर नासिक के लिए निकल गया। टैक्सी जैसे जैसे उसके शहर के नजदीक पहुंच रही थी, उसके मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो सोच रहा था कि क्या नित्रा के मन में अब भी उसके लिए मोहब्बत जिंदा होगी। हाँ, क्यों नहीं, यकीनन जिंदा होगी। वो मुझे देखते ही मेरे गले से लग जाएगी और कहेगी, मैं जानती थी कि एक दिन तुम जरूर आओगे। एक बार वो कोशिश जरूर करना चाहता था। 4 घंटे के लंबे सफर के बाद वो अब नित्रा के शहर में था। माथेरान, ऊंची सी पहाड़ी पर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा, जहां अब भी गाड़ियां नहीं चलती। लोग घोड़े या फिर टॉय ट्रेन पर बैठ के आते जाते हैं। हर तरफ हरियाली, पहाड़ी की चोटियों से फूटते मौसमी झरने। नित्रा हमेशा से ही सही एक ऐसी ही जगह के सपने देखा करती थी। भीड़ भाड़ से अलग उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया, जिसमें सिर्फ अर्पित और उसके रहने भर की जगह हो। थोड़ी देर में ही अर्पित पता देखकर उसके स्कूल पहुंच गया। वो वहां सामने बनी एक छोटी सी चाय की टपरी पर बैठा उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। अचानक उसके कानों में बच्चों की आवाजें पड़ने लगी। स्कूल की छुट्टी हुई थी। एक एक करके सब स्कूल के गेट से निकल रहे थे, लेकिन नित्रा नहीं दिखी थी अब तक। अर्पित का मन हो रहा था कि भागकर सीधे स्कूल के अंदर घुस जाए, लेकिन थोड़ी हिचक थी, कुछ आशंकाएं। वो चाय के एक और कप के लिए बोलने ही वाला था कि उसकी नजर गुलाबी साड़ी, कमर तक खुले लंबे बाल और होठों पर वही मौसमों में रंग भर देने वाली हंसी लिए एक 40-42 साल की औरत पर जाकर ठहर गई। वो बच्चों के आखिरी ग्रुप के साथ बाहर निकल रही थी। यही तो उसकी नित्रा थी। वो देखता रह गया, उम्र कितनी खूबसूरती से उसके ऊपर उतर रही थी। अब जरा सी भर गई हो तुम, ये वजन तुम पर अच्छा लगता है। चांदी उगने लगी है बालों में, उम्र तुम पर हसीन लगती है। गुलजार साहब की लिखी इस नज्म का अर्थ अर्पित को आज समझ आ रहा था। उसके जी में आया कि वो भागकर नित्रा को बाहों में भर ले और फिर साथ में लाए मोगरे की कलियों को एक एक करके उसके बालों में टांके। हर कली के टांकने के बाद उसके माथे को कुछ यूं चूमे कि उसके मन में पड़ी दर्द की गिरहें खुलने लगे। ओ, लगी तो नहीं? बच्चों को देख के बावली हो जाती हो। अर्पित ने देखा एक शख्स नित्रा को समझाता हुआ कोहनियों से थामे भीतर ले जा रहा है। अर्पित अपनी जगह पर ही रुका रह गया, मानो किसी ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी हों। वो फिर से वापस वहीं चाय की दुकान में जाकर बैठ गया। एक साथ सैकड़ों ख्याल उसके जहन में आने जाने लगे। उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी में अब शायद आगे बढ़ चुकी है। उसका यूं नित्रा से मिलने के लिए चले आना एक गलत फैसला था। वो सुबह ही यहाँ से चला जाएगा। अर्पित दुकान से निकलकर अपने होटल की तरफ बढ़ ही रहा था कि वही शख्स गेट की तरफ आ रहा था। अर्पित का मन फिर बेचैन हो उठा। उसने झिझकते हुए पूछा, नित्रा नित्रा मैडम अंदर हैं क्या? हाँ, जाइए ना, अंदर ही हैं, कहते हुए वो शख्स बाहर चला आया। वो धीरे धीरे चलते हुए अब उस बड़े से अहाते में आ गया था, जहाँ झूले पर बैठी नित्रा धीरे धीरे कुछ गुनगुनाते हुए चाय पी रही थी। अर्पित नजरों में कैद कर लेना चाहता था उस पल को। वो बस खामोशी से उसको निहारना चाहता था। तभी किसी आहट को सुनकर नित्रा अचानक मुड़ी।
कुछ पल अनजान नजरों से अर्पित को देखती रही और फिर उसकी आंखों में रंग उतरने लगे, कई कई रंग। वो वैसे ही नजरें जमाए अर्पित के करीब आ खड़ी हुई। दोनों चुप थे। शायद उनकी आंखें और धड़कनें आपस में शिकवे शिकायतें कर रही थीं। कितना कुछ कह देना था, कितना कुछ सुनना था। तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ टूटती आवाज में नित्रा ने पूछा। मुझे कब का आना था, बहुत पहले, अर्पित बुदबुदाया। तुमने बहुत गलत किया था नित्रा, बहुत गलत। नित्रा की आंखों के कोर गीले हो गए। वो शायद खुद भी जान रही थी कि उसने गलत किया था। अर्पित के बिना, अर्पित से दूर एक एक दिन उसने भी कैसे गुजारा है ये वो ही जानती है। मन के लिए फैसले हमेशा सही हों ये जरूरी नहीं। अर्पित से दूर जाने के उसके फैसले को वक्त ने सिरे से खारिज कर दिया था। वो तिनका तिनका बिखरी थी उससे दूर होकर। आई एम सॉरी, सो सॉरी, वो भर्राए गले से बोली। वो आंसू जो अब तक जब्त थे निकलने लगे। अर्पित ने उसे अपने करीब कर लिया, कस लिया बाहों में पूरी ताकत से। रात मोगरे की महक में डूबती हुई उनके आंगन में उतर रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।